हेलो एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। मैथ में हम लोग सांख्यिकी के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। सांख्यिकी के प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सांख्यिकी क्या होती है कि कुछ हमारे पास सूचनाएं होती हैं, कुछ इंफॉर्मेशंस होती हैं, उन इंफॉर्मेशन से हमको संभावित रिजल्ट बताने होते हैं। हम लोगों ने देखा था कि कुछ इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास, कुछ सूचनाएं होती हैं, इन सूचनाओं से हमें संभावित रिजल्ट बताना होता है, संभावित रिजल्ट बताना होता है। और ये प्रोसेस इंफॉर्मेशन से हमें संभावित रिजल्ट बताने तक की जो पूरी फेनोमेनन होती है, जो पूरी मैकेनिज्म होती है, पूरी प्रोसेस होती है, इसी पूरी प्रोसेस को नाम दिया जाता था सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। इसी पूरी प्रोसेस को हम लोगों ने नाम दिया था सांख्यिकी। आप देखें, हम लोगों ने कहा था कि ये जो इंफॉर्मेशन होती है, ये इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं, तो इंफॉर्मेशन हम न्यूमेरिकल डाटा के रूप में कलेक्ट करते हैं। तो इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की जाती है, ये इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल डाटा के रूप में कलेक्ट की जाती है, न्यूमेरिकल डाटा के रूप में कलेक्ट की जाती है। मतलब संख्यात्मक आंकड़ों के रूप में हम इन इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं, इन सूचनाओं को कलेक्ट करते हैं। अब ये जो संख्यात्मक आंकड़े होते हैं, ये इंफॉर्मेटिव आंकड़े होते हैं। जो इंफॉर्मेशन से देना होता है, उन्हीं इंफॉर्मेशन से संबंधित आंकड़े आप कलेक्ट करते हो। तो इन्हें इंफॉर्मेटिव डाटाज भी बोलते हैं। ये जो न्यूमेरिकल डाटा होते हैं, ये इंफॉर्मेटिव डाटा होते हैं, इंफॉर्मेटिव डाटा होते हैं, ये इंफॉर्मेटिव डाटा होते हैं, सूचना परक आंकड़े होते हैं भाई, ये सूचना परक आंकड़े होते हैं। अब ये जो सूचना परक आंकड़े होते हैं, इंफॉर्मेटिव डाटा होते हैं, इनकी एनालिसिस करते हैं हम लोग, एनालिसिस करते हैं, इनका अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इनके अध्ययन के बाद हमें इन डाटाज के कुछ रिप्रेजेंटेटिव डाटा मिलते हैं, डाटा रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं। इन डाटा में से कुछ ऐसे डाटा आते हैं जो ये पूरे डाटा को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो डाटा रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं, मतलब आंकड़ों के प्रतिनिधि आंकड़े, आंकड़ों के प्रतिनिधि आंकड़े मिलते हैं, प्रतिनिधि आंकड़े मिलते हैं। जब इन आंकड़ों के प्रतिनिधि आंकड़े जो मिलते हैं, इन्हीं प्रतिनिधि आंकड़ों को हम कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक। इनको हम लोग कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक। अब ये जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक होते हैं, डाटा रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये तीन तरह के होते हैं। तीन तरह के इनको हम लोगों ने पढ़ा था। पहला मीन, जिसे आप माध्य बोलते हैं। दूसरा मीडियन, जिसे आप माध्यक बोलते हो। तीसरा मोड, जिसे आप बहुलक बोलते हो। यहां तक की कहानी हम लोग पढ़ के आए। इसके बाद हम लोगों ने यह देखा था कि जो हम डाटा लेते हैं, जो हमारे डाटा हैं, इंफॉर्मेटिव डाटा, जो सूचना परक आंकड़े हमने लिया, इनका प्रेजेंटेशन कैसा होता है। इनका प्रेजेंटेशन दो तरह से होता है। एक तो नॉन ग्रुप डाटा के रूप में, अवर्गीकृत आंकड़ों के रूप में, एक वर्गीकृत आंकड़ों के रूप में, ग्रुप्ड डाटा के रूप में। हम लोगों ने कहा था कि ये जो इंफॉर्मेटिव डाटा आप लेते हो, इंफॉर्मेटिव डाटा जो लेते हो, आप कलेक्ट करते हो, इंफॉर्मेटिव डाटा जो कलेक्ट करते हो, सूचना परक आंकड़े जो आप कलेक्ट करते हो, सूचना परक आंकड़े जो जिसको आपने कलेक्ट किया, इसका जब प्रेजेंटेशन करते हो तो इन्हें दो तरह से प्रेजेंट करते हो।
इनका प्रेजेंटेशन आप दो तरह से करते हो भाई। एक तरह से तो आप इनको कहते हो अवर्गीकृत आंकड़ों के रूप में, अवर्गीकृत आंकड़ों के रूप में इनको प्रेजेंट करते हो आप, अवर्गीकृत रूप में, और एक वर्गीकृत रूप में, वर्गीकृत आंकड़ों के रूप में, आंकड़ों के रूप में। वर्गीकृत मतलब ग्रुप्ड डाटा। ये जो वर्गीकृत आंकड़ों के रूप में प्रेजेंटेशन है डाटा का, इसी पर हमको पूरा क्वेश्चन करना है क्लास 10th का। क्लास 10th में हमें वर्गीकृत ग्रुप डाटा के मीन निकालने हैं, ग्रुप डाटा के मोड निकालने हैं और ग्रुप डाटा के मीडियन निकालने हैं। अब इन्हीं को हम लोगों ने शुरू भी किया था, इनसे मीन निकाला था। और मीन निकालने के 3 फार्मूले याद होंगे आपको, 3 तरह के मेथड हम लोगों ने यूज किए थे मीन निकालने के लिए। वो पहला मेथड जो हमारा था वो था डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। दूसरा जो मेथड था वो एज्यूम्ड मीन मेथड था, जिसे आप कहते थे कल्पित माध्य विधि। और तीसरा मेथड जो हम लोगों का था वो स्टेप डेविएशन मेथड, जिसे आपने कहा था पद विचलन विधि। और तीनों के फार्मूले और तीनों के तरीके हम लोगों ने एक क्वेश्चन से सीखे थे। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन से देखते हैं। मीन की बात करते हैं आज, माध्य की बात करेंगे, माध्य की बात करेंगे। माध्य की बात आज हम लोग करेंगे। माध्य हम लोग इसके पहले भी निकाल चुके हैं तीनों मेथड से। 3 मेथड होते हैं बेटा। पहला तो इसका डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड होता है जिसे आप प्रत्यक्ष विधि बोलते हो, प्रत्यक्ष विधि बोलते हो। प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना। दूसरा होता है एज्यूम्ड मीन विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड, मेथड कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि बोलते हो इसको। इस विधि से आप माध्य निकालते हो ग्रुप्ड डाटा का। और तीसरी जो बात है वो है स्टेप डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड, जिसे आप कहते हो पद विचलन विधि, पद विचलन विधि। इस विधि से आप निकालते हो किसी भी ग्रुप्ड डाटा का माध्य। जो भी डाटा हमको लेने हैं ग्रुप्ड डाटा लेने हैं, ठीक है। ग्रुप डाटा जो लेने हैं वो ग्रुप डाटा हमें कंटिन्यूअस लेने हैं। जो हमें वर्गीकृत आंकड़े लेने हैं, वर्गीकृत आंकड़े जो हमको लेने हैं, ये वर्गीकृत आंकड़े कंटिन्यूअस होने चाहिए। वर्गीकृत आंकड़ों में क्लास इंटरवल होगा, वर्ग अंतराल होगा बेटा, वर्ग अंतराल होगा, क्लास इंटरवल बोलेंगे इसे, क्लास इंटरवल बोलेंगे। ये जो वर्ग अंतराल है ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए, ये सतत होना चाहिए। हम माध्य निकाल रहे हैं, माध्यक निकाल रहे हैं या बहुलक निकाल रहे हैं, तो वहां हम लोग देखेंगे जो हमारा ग्रुप्ड डाटा है, जो हमारा वर्गीकृत आंकड़े हैं, उस वर्गीकृत में जो आंकड़ों में जो वर्गांतराल दिया गया है वह वर्गांतराल कंटिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए। अगर वर्गांतराल सतत है तो सीधे हम लोग मेथड की बात करने लगेंगे। अगर वर्गांतराल सतत नहीं है, जो ग्रुप डाटा है वो कंटिन्यूअस नहीं है, तो पहला काम ये करना है कि उस ग्रुप डाटा को कंटिन्यूअस बनाना है। एक तो ये दूसरी समस्या आती है, कभी कभी आपको कुछ संख्या से ज्यादा, कुछ संख्या से कम, जैसे 5 से अधिक, 10 से अधिक, 15 से अधिक, या 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, इस तरह के आंकड़े दिए जाते हैं।
मतलब अधिक में आंकड़े दिए जाते हैं या कम में आंकड़े दिए जाते हैं, तो वहां क्लास इंटरवल डिफाइन नहीं होता है, वर्ग अंतराल डिफाइन नहीं होता है। तो वहां पर आपको पहले वर्ग अंतराल के रूप में अपने आंकड़ों को लिखना होगा। दो तरह की समस्याएं आती हैं, दोनों को कर लेते हैं। अब ये देख लेते हैं कि अगर कोई नॉन कॉन्टिन्यूअस मतलब असतत वर्ग अंतराल दिया गया है तो उसे सतत कैसे बनाते हैं, और फिर अगर हमारा वर्ग अंतराल दिया ही नहीं है, से अधिक या से कम करके कोई आंकड़े दिए गए हैं तो उनका वर्ग अंतराल कैसे बनाते हैं। ठीक है, पहला देखते हैं। अगर मान लीजिए कि क्लास इंटरवल कोई आपके पास है, वर्ग अंतराल है आपके पास, और यह वर्ग अंतराल आपका सतत नहीं है। वर्ग अंतराल ऐसे देगा, नीचे संख्या देगा, तो हम केवल वर्ग अंतराल की बात कर रहे हैं। वर्ग अंतराल मान लीजिए आपका सतत नहीं है। पहला वर्ग अंतराल आपको दिया 50 से 52, दूसरा वर्ग अंतराल आपका दिया 53 से 55, चौथा वर्ग अंतराल तीसरा आपको दिया 56 से 58, फिर आपका दिया 59 से 61, फिर आपका दिया 62 से 64। जरा इस वर्ग अंतराल की बात करें, यहां देखें, इस वर्ग अंतराल को ध्यान से देखें। यहां देखें, ये 52 पे खत्म हुआ पहला वर्ग अंतराल, 50 से चला 52 पे खत्म हुआ। दूसरा 52 से चालू नहीं हुआ, 53 से चालू हुआ। होना क्या चाहिए, सतत में क्या हो कि क्या होता है कि पहला वर्ग अंतराल जहां खत्म होता है, पहले वर्ग अंतराल की जो उच्च सीमा होती है, दूसरा उसी से चालू होता है, दूसरे की वो निम्न सीमा हो जाती है। तो अगर सतत ये होता तो ये 52 पे खत्म हुआ तो 52 से चालू होता, ये 55 पे खत्म हुआ तो ये 55 से चालू होता अगला। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो ये जो वर्ग अंतराल है, ये वर्ग अंतराल कहलाता है डिसकंटीन्यूअस क्लास इंटरवल। डिसकंटीन्यूअस क्लास इंटरवल, असतत वर्ग अंतराल इसे बोलते हैं, असतत वर्ग अंतराल इसे बोलते हैं। ठीक है, अब जो असतत वर्ग अंतराल है, असतत वर्ग अंतराल से आप माध्य, माध्यक और बहुलक नहीं निकालते हो। पहला काम ये करते हो कि इसे सतत वर्ग अंतराल में चेंज करते हो। अब देखते हैं कि ये जो असतत वर्ग अंतराल है, डिसकंटीन्यूअस क्लास इंटरवल है, इसे कंटीन्यूअस क्लास इंटरवल में हम चेंज कैसे करते हैं। इसको चेंज करने के लिए हम लोग देखें क्या करेंगे, इस बात को ध्यान से पढ़िएगा। यहां पर समस्या आती है, क्लास इंटरवल डिसकंटीन्यूअस से कंटीन्यूअस करना है, तो हम लोग देखते हैं कि अंतर कितना आ रहा है, कितने अंतर की बात यह कर रहा है। हर जगह उतना ही अंतर आएगा, ध्यान से देखना। अंतर हर जगह एक का है भाई, एक का है, एक का अंतर है। ठीक है, पहले की अपर लिमिट और दूसरे की लोअर लिमिट में एक का अंतर है। हर वर्ग अंतराल की अपर लिमिट उच्च सीमा और दूसरे की निम्न सीमा में अंतर है एक का। एक का जब अंतर है तो इसका हम लोग आधा करते हैं, मिड पॉइंट लेते हैं एक का। एक का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसका अंतर कितना है, टोटल अंतर बेटा एक का आया, यहां भी अंतर एक का, एक का, एक का ही अंतर आएगा। अब जो अंतर आ रहा है उस अंतर का हाफ कर दीजिए आप, उस अंतर का हाफ कर दीजिए। इस अंतर का जब हाफ करेंगे, आधा करेंगे एक का, तो एक का आधा हो जाएगा 0.5। अब कंटीन्यूअस बनाने के लिए क्या करना होगा कि जो अंतर है उसका आधा करना है, पहला काम करना है, अंतर का आधा कर देना है। दूसरा काम यह करना है कि जो आया आधा करने पे, जो अंतर का हाफ करने पे आया, डिफरेंस का हाफ करने पे जो आया, उससे लोअर लिमिट से घटाओगे और अपर लिमिट में जोड़ोगे। लोअर लिमिट जो है, लोअर लिमिट से इसे घटाओगे और अपर लिमिट में जोड़ोगे, अपर लिमिट में जोड़ोगे। लोअर लिमिट का मतलब पहले वाली, अपर लिमिट का मतलब अंतिम वाली, है ना। ये निम्न सीमा लोअर लिमिट, उच्च सीमा अपर लिमिट। तो जो आया हाफ करने पे, अंतर का हाफ करने पे जो आया,
उससे लोअर लिमिट से घटा दोगे और अपर लिमिट में जोड़ दोगे, कंटिन्यूअस बन जाएगा। अब देखें, अंतर आया था 0.5, लोअर लिमिट से घटाना है, 50 से 0.5 घटाओगे तो 49.5 आएगा, और अपर लिमिट में जोड़ोगे 52 में जोड़ोगे तो 52.5 आ जाएगा। अब यहां दूसरे पे चलते हैं, 53 में से 0.5 घटाओगे तो ये हो जाएगा 52.5, और 55 में जोड़ोगे तो 55.5, यही ना होगा 55.5। इसी तरह से 56 में से घटाओगे 0.5 तो 55.5, अब 58 में जोड़ोगे तो 58.5, 59 में से घटाओगे तो 58.5, 61 में जोड़ोगे तो 61.5। अब 62 में से आप घटाओ 0.5 तो 61.5, और 64 में जोड़ो तो 64.5। तो यहां पर आप देखो ये कंटिन्यूअस इंटरवल हो गया। अब पहले की लोअर लिमिट पहले की अपर लिमिट दूसरे की लोअर लिमिट है, पहले की उच्च सीमा दूसरे की निम्न सीमा है, इसी तरह दूसरे की उच्च सीमा तीसरे की उच्च सीमा है। मतलब ये कंटिन्यूअस है। अगर 52.5 से खत्म हो रहा है तो 52.5 से चालू हो रहा है, 55.5 पे खत्म हो रहा है तो 55.5 से चालू हो रहा है, 58.5 पे खत्म हो रहा है तो 58.5 से अगला क्लास इंटरवल चालू हो रहा है। तो ये आपका हो गया। इस तरह का जो क्लास इंटरवल होता है इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल, सतत वर्ग अंतराल बोलते हैं इसे, सतत वर्ग अंतराल। ठीक है, अब ये अगर आपने सीख लिया तो इसके बाद कहानी आपकी बन जाएगी, बाकी कुछ आपको करना नहीं है। अब ये अगर आपका आ गया तो अगर सतत वर्ग अंतराल आया है तो हम माध्य निकाल सकते हैं तीनों मेथड से। अगर असतत आया है तब हम पहले उसको सतत बनाएंगे, फिर हम उसका माध्य निकालेंगे। क्वेश्चन देखते हैं इस पर। एक्सरसाइज हमारा 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, उसी का मीन निकालते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 14.1। तो 14.1 के क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने ये दिया कि कुछ फुटकर विक्रेता हैं आम के, जिन्होंने कुछ पेटियों में आम रखे हैं, है ना, आम रखे हैं पेटियों में। अब पेटियों में आम की संख्या जो है वो दी गई है और पेटियों की संख्या दी गई है। इन्होंने कहा कि इन आंकड़ों से आप माध्य बताइए, मीन बताइए। ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसमें इन्होंने कहा कि कुछ फुटकर विक्रेता हैं आम के, उन फुटकर विक्रेताओं ने, यहां पर देखें आम की संख्या है, कुछ आम को पेटियों में रखा है, बॉक्स में रखा है। आम की संख्या, नंबर ऑफ मैंगोज, आम की संख्या है, आम की संख्या पहले इनकी है 50 से 52। मतलब कुछ पेटियां ऐसी हैं जहां पर आम की संख्या 50 से 52 के बीच में है। अब कुछ पेटियां हैं जहां पर आम की संख्या, आम रखे गए हैं जिनमें 53 से 55 तक। कुछ पेटियां ऐसी हैं जहां पर आम की संख्या है 56 से 58 तक। अब कुछ ऐसी पेटियां हैं जहां पर आम की संख्या है 59 से 61 तक। और कुछ ऐसी पेटियां हैं जहां पर आम की संख्या है 62 से 64 तक। अब वो पेटियां कितनी है, तो पेटियों की संख्या इन्होंने दिया, नंबर ऑफ बॉक्स दिया, पेटियों की संख्या, नंबर ऑफ बॉक्स। पहला जो पेटियों की संख्या है वो इनकी है 15। मतलब 15 पेटियां ऐसी हैं
जिनमें आम 50 से 52 तक है ना। फिर 110 पेटियां ऐसी हैं जिनमें आम की संख्या 53 से 55 के बीच है। 135 पेटी ऐसी है जहां पर आम की संख्या 56 से 58 के बीच में है, और 115 पेटी ऐसी है जहां पर आम की संख्या है 59 से 61 के बीच में, और 25 पेटियां ऐसी हैं जिनमें आम की संख्या है 62 से 64 के बीच में। ये आपको आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों से आपको मीन निकालनी है, माध्य निकालना है, और इस माध्य के लिए कौन सा मेथड आपने यूज किया वह भी आपको बताना है। मीन बता देनी है और मेथड बता देना है कि ये जो आपने माध्य निकाला इस क्वेश्चन में वह किस मेथड से निकाला। ठीक है, तो माध्य बताना है और यह बताना है कि मेथड कौन सा यूज किया आपने, मेथड कौन सा यूज किया आपने। ठीक है, मेथड भी बता देना है कि किस मेथड से आपने इस मीन को निकाला है। अब हम लोग देखते हैं ग्रुप डी इंटरवल हमारे कोर्स में है। ठीक है, तो मतलब ये वर्गीकृत आंकड़े तो हैं। अब वर्गीकृत आंकड़ों में जब हम माध्य निकालते हैं तो हम उन्हीं वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकाल सकते हैं जो वर्गीकृत आंकड़े सतत हैं। तो पहला काम तो ये करना है, ये देख लेना है आपको कि ये आंकड़े सतत हैं कि असतत हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं कि डिसकॉन्टिन्यूअस हैं। तो यहां पर देखो 52, 53, यही एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था क्लास इंटरवल का। अब यहां देखें, ये जो हमारा क्लास इंटरवल है ये क्लास इंटरवल असतत है, आंकड़े हमारे असतत हैं, तो मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस हैं। तो ये जो क्लास इंटरवल हमारा है, यहां क्लास इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल असतत है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। अब इसे कॉन्टिन्यूअस बनाना हम लोगों ने सीखा भी था। ठीक है, अब इसको कॉन्टिन्यूअस बना के ही काम आप कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने देखा था पहले क्लास इंटरवल लिखते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये सॉल्व करने का मेथड देखा था। पहले क्लास इंटरवल लिखते हैं और क्लास इंटरवल इसको कॉन्टिन्यूअस बना के, तो कॉन्टिन्यूअस जब बनाएंगे तो अंतर 1 का है, उसका आधा करेंगे तो 0.5, और 0.5 लोअर लिमिट से घटाएंगे, अपर लिमिट में जोड़ेंगे। तो पहला क्लास इंटरवल हो जाएगा 49.5 से 52.5, दूसरा क्लास इंटरवल हो जाएगा 52.5 से 55.5 तक, तीसरा क्लास इंटरवल हो जाएगा 55.5 से 58.5 तक, चौथा क्लास इंटरवल हो जाएगा 58.5 से 61.5 तक, और अगला हो जाएगा हमारा 61.5 से 64.5 तक। इस तरह से हमने क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में चेंज कर लिया क्वेश्चन सॉल्व करते समय। अब हम लोग पेटियों की संख्या मतलब फ्रीक्वेंसी या फाई इसको बोलेंगे। ठीक है, बारंबारता होती पेटियों की संख्या। तो ये पहले की जो पेटियों की संख्या बारंबारता है ये है 15, दूसरे की 110, तीसरे की 135, चौथा जो है ये है 115, अब पांचवा जो है ये है 25। अब इसका समेशन हम करते हैं सिग्मा एफ आई, इसको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका ये भाई 150 हो गया, और 140 150 है ना 250, तो ये आपका हो गया कुल मिला के 400, यही ना होगा 400 हो जाएगा आपका।
ठीक। अब 400 हो गया समेशन फ्रीक्वेंसी का। आगे हम लोगों ने कहा कि जब क्लास इंटरवल होता है तो क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकालते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं। आगे हम लोग इसका क्लास मार्क निकालते हैं भाई, मिड वैल्यू एक्स आई, इसे क्लास मार्क बोलोगे या मिड वैल्यू बोलोगे, मध्य पद बोलोगे या क्लास मार्क बोलोगे। अब देखो क्लास मार्क जब हम लोग निकालते थे तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। पहले का निकालता हूं, लोअर लिमिट है 49.5, अपर लिमिट है 52.5। हम लोगों ने ऐड किया इनको और 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से भाग दे दिया। अब ये हो जाएगा आपका 102 और 102 को 2 से डिवाइड करोगे तो 51 हो जाएगा भाई। तो पहले की जो मिड वैल्यू है ये 51 हो गई, ठीक है। दूसरे की देखते हैं, दूसरा आप जब जोड़ोगे तो 108 हो जाएगा, है ना, और आप उसको डिवाइड करोगे तो 54 मिड वैल्यू हो जाएगी। तीसरे की मिड वैल्यू आपकी 57 हो जाएगी। चौथे की मिड वैल्यू जो आपकी हो जाएगी वो 60 हो जाएगी और पांचवें की मिड वैल्यू जो हो जाएगी वो 63 हो जाएगी, है ना। तो क्लास मार्क आपने निकाल लिया। क्लास मार्क मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दे। जिसका भी क्लास मार्क निकालना हो उसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। अब देखो जैसे इसका 58.5 और 61.5 को ऐड करो तो ये हो जाएगा 120 और इसको 2 से डिवाइड करो तो 60 मिल जाएगा। अब क्लास मार्क निकालने के बाद, मिड वैल्यू निकालने के बाद हम लोग निकालते थे आगे डेविएशन, विचलन निकालते थे भाई, डी आई। इसे डेविएशन या विचलन बोलते हो आप, है ना। अब विचलन होता है एक्स आई माइनस ए और ए होता है एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। अब कल्पित माध्य क्या होता है, इसी क्लास मार्क की लगभग मिड वैल्यू को हम लोग कल्पित माध्य मान लेते हैं। क्लास मार्क की मिड वैल्यू कौन मिल रही है, 57। इसी को हम लोगों ने मान लिया कि कल्पित माध्य हमारा हो गया, एज्यूम्ड मीन हो गया ए, ठीक है। अब ये जो एज्यूम्ड मीन है इसी को हम घटाते चले क्लास मार्क से तो सबका विचलन मिलता जाएगा, सबका डेविएशन मिलता जाएगा। अब पहले 51 में से घटा दें इसको, यही नहीं मिलेगा, सब में से घटाना है, सब में से पहले का विचलन निकालना है तो 51 में से आपने जो कल्पित माध्य माना है उसको घटा दो। कल्पित माध्य आपने 57 माना है तो 51 में से 57 आप घटाएंगे तो -6 हो जाएगा, ये पहले का विचलन हो जाएगा। दूसरे पे आते हैं, 54 में से आप 57 घटाओ तो -3, दूसरे का विचलन हो गया, दूसरे का डेविएशन हो गया। अब 57 से ही 57 घटाओ तो तीसरे का डेविएशन हो गया 0। अब 60 में से आप 57 घटाएं तो +3, चौथे का डेविएशन। और 63 में से आप 57 घटाएं तो +6, ये डेविएशन आपने निकाल लिए, ठीक है। अब डेविएशन निकालने के बाद यहीं पर अगर आप डी आई और एफ आई का गुणा कर दें तो आप एज्यूम्ड मीन मेथड निकाल लेंगे। अगर आपको आगे चलना है तो आपको स्टेप डेविएशन निकालना होगा और स्टेप डेविएशन को पद विचलन निकालना होगा, जिसे स्टेप डेविएशन बोलते हो, पद विचलन, इसे आप यू आई बोलते हो। स्टेप डेविएशन ये होता है डी आई बटे एच और एच होता है रेंज, एच होती है क्लास इंटरवल की रेंज। एच जो होगी बेटा ये क्लास इंटरवल की रेंज होती है, क्लास इंटरवल की रेंज होती है। मतलब अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटाओ तो उसकी रेंज मिलती है। अब पहला किसी एक का घटा लो, जैसे 52.5 अपर लिमिट है पहले की, इसमें से आप 49.5 घटाएं तो ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, 3.0, मतलब रेंज एच बराबर कितनी हो गई, 3 हो गई। इसी तरह से सब जो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल होंगे उनमें रेंज सेम होगी, सब में
अंतर कितना आएगा 3 का, तो रेंज कितनी हो गई 3 हो गई। तो रेंज से आप डिवाइड कर दो विचलन को, तो पहला जो यू आई आएगा -6 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, h बराबर 3 है भाई, कैसे निकलेगा यहां हमने बता दिया। अब -3 को 3 से डिवाइड करोगे तो -1 हो जाएगा, 0 को 3 से डिवाइड करोगे 0 हो जाएगा, +3 को करोगे तो +1 हो जाएगा, अब +6 को करोगे तो +2 हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और फ्रीक्वेंसी को स्टेप डेविएशन से गुणा करते हैं, पद विचलन से गुणा करते हैं, तो एफ आई यू आई। ठीक है, तो पहले की फ्रीक्वेंसी पहले के पद विचलन से 15 का -2 में गुणा करोगे तो -30, अब 110 का -1 में गुणा करोगे -110, अब 135 का 0 में गुणा करोगे 0, अब 115 का 1 में गुणा करोगे 115 प्लस में है भाई, अब 25 का 2 में गुणा करोगे तो ये हो गया 50। ठीक है, अब इसका आपको समेशन निकालना, सम निकालना है, तो सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू, निगेटिव वाले हम जोड़े तो -140 हो गया, अब पॉजिटिव वाले जोड़े तो 165 हो गया। अब 165 में से 140 आप घटाओगे तो 25 बचेगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला ज्यादा है तो +25 आपका बच गया, तो सिग्मा एफ आई यू आई आ गया +25। ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम ये क्वेश्चंस मिटा दे रहे हैं, यहां पर मीन निकाल रहे हैं। आप देखें, जब स्टेप डेविएशन की मेथड से हम लोग मीन निकालते थे, मीन का फार्मूला होता था, मीन को x बार लिखते थे, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू रेंज ऑफ क्लास इंटरवल h। ठीक है, सारी चीजें मालूम है, आप रख दीजिए, मालूम हो जाएगा आपको मीन। तो यहां पर हम रखते हैं a की वैल्यू आपने कितनी मानी थी 57 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई आपका आया है 25 अपॉन सिग्मा एफ आई आपने निकाला है 400। ठीक है, इंटू एच जो आपका है, एच आपने निकाला है 3 आपका एच है, तो यहां से डिवाइड करो भाई 25 से, इसको 2500 से आप डिवाइड करोगे तो 16 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका x बार इक्वल टू 57, या आप गुणा करके लिख दें, कुछ भी कर दें, प्लस इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 75 अपॉन 400। ठीक है, अब 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 के 4, 3 7, 4 8 32, 4 7 28, 2 अंक 0.1875 ये बचेगा आपका। तो x बार इक्वल टू हो जाएगा 57 प्लस 0.1875, 2 पॉइंट तक ले लीजिए, तो x बार इक्वल टू 57 प्लस 0.19, और x बार आपका जो आएगा वो आ जाएगा 57.19। ये आपका माध्य आ गया, माध्य आपने निकाल दिया 57.19, ये आपका माध्य आ गया। और ये तो पहला आंसर हो गया, आपने माध्य निकाल दिया। दूसरा इन्होंने कहा कि कौन सा मेथड आपने यूज किया, तो आप कह देंगे कि हमने स्टेप डेविएशन मेथड को यूज किया है। ठीक है, तो इस तरह से देखें कि जब भी हमको पूरी एक्सरसाइज 14.1 में जब भी हमको मीन निकालने की बात करेंगे
तो हमें वो ग्रुप्ड डाटा देंगे। ठीक है, मतलब ऐसा डाटा देंगे जिसमें क्लास इंटरवल होगा, वर्ग अंतराल होगा। अब वर्ग अंतराल को हम तुरंत चेक कर लेंगे। वर्ग अंतराल अगर कंटिन्यूअस है तो हम अपनी कहानी शुरू कर देंगे। ठीक है, चाहे हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर दें, चाहे हम एज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर दें, चाहे डायरेक्ट मेथड यूज कर दें। ठीक है, हम कोई भी मेथड यूज कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कंटिन्यूअस इंटरवल हमको मिलेगा हम अपनी कहानी शुरू कर देंगे। लेकिन अगर हमको हमारा जो इंटरवल है वो कंटिन्यूअस नहीं मिला, तो पहला काम ये होगा कि उस इंटरवल को कंटिन्यूअस हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब बनाएंगे कैसे, यह बात हमने आपको बता दी। ठीक है, डिफरेंस देखेंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट में। एक के पहले की अपर लिमिट और दूसरे की लोअर लिमिट। किसी की अपर लिमिट लो, अगले की लोअर लिमिट लो, उसमें अंतर जो उसका आधा करो, और जो आधा आए उस अंतर का, उसे सबकी लोअर लिमिट से घटाइए और सबकी लोअर लिमिट में जोड़ दीजिए। आपका डिसकंटिन्यूअस इंटरवल कंटिन्यूअस इंटरवल में चेंज हो जाएगा। अब जब कंटिन्यूअस इंटरवल में चेंज हो जाएगा, इसके बाद आप उसका माध्य निकाल सकते हो, माध्यक निकाल सकते हो या मोड निकाल सकते हो। ठीक है, एक चीज और, हटाएं बेटा इसको। अब एक जगह और कोई दिक्कत थोड़ी बहुत आपको होगी, जब वो आपको क्लास इंटरवल देंगे ही नहीं। क्लास इंटरवल नहीं देंगे और क्लास इंटरवल आपको बनाना पड़ेगा, तब आपको क्वेश्चन में पहले क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा, और वह भी क्लास इंटरवल आपको कंटीन्यूअस क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। फिर कंटीन्यूअस क्लास इंटरवल जब आप बना लोगे, फिर उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे मीन के लिए। जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं, 3 मेथड यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखो ये 3 मेथड क्यों यूज कर रहे हैं, अगर हमको रिजल्ट सेम मिलते हैं। एक्चुअली डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन आपको ज्यादा करना पड़ता है। जब लेंदी कैलकुलेशन हो जाता है तो फिर गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो फिर उसको और सरल करने के लिए, गलती और कम हो, इसके लिए एज्यूम्ड मीन मेथड आया। एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है, चीजें थोड़ी सी छोटी कर दी जाती हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि एज्यूम्ड मीन मेथड और में जो डेविएशन आता है, फ्रीक्वेंसी आती है, दोनों की साइज बहुत बड़ी होती है, दोनों बहुत बड़े डाटा होते हैं। फिर क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड आते हैं, मतलब हम चीजों को और सरल करते चले जा रहे हैं। तो 3 मेथड बने, पहले से सरल किया तो दूसरा मेथड आ गया, दूसरे को और सरल किया कैलकुलेशन की दृष्टि से तो तीसरा मेथड आ गया, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अब देखें कि कभी कभी क्या होता है कि आपको क्लास इंटरवल दिए नहीं होते हैं। अब क्लास इंटरवल दिए नहीं होते हैं और आपसे कहा जाता है कि इसका मीन ज्ञात करो। जैसे 53 विद्यार्थियों के प्राप्तांक की बात की गई, एक आंकड़ा दिया गया, एक तालिका दी गई 53 विद्यार्थियों के, 53 विद्यार्थियों के प्राप्तांक की। अब 53 विद्यार्थियों के प्राप्तांक की बात, आंकड़े जब दिए गए तो वो इंटरवल में नहीं दिए गए, आपसे ये कहे गए प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। पहला प्राप्तांक इन्होंने कहा 10 से कम, इंटरवल नहीं दे रहे हैं भाई, इन्होंने कहा 10 से कम, लेस देन 10। दूसरे में इन्होंने कहा 20 से कम, 20 से कम, लेस देन 20। तीसरे में कहा इन्होंने 30 से कम, लेस देन 30। चौथे में बात कर ली 40 से कम, 40 से कम, लेस देन 40। पांचवें में बात कर ली 50 से कम, 50 से कम। फिर अगले में इन्होंने बात की 60 से कम, फिर 70 से कम, 70 से कम, फिर 80 से कम, 80 से कम,
फिर 90 से कम और 100 से कम, 90 से कम और 100 से कम। इस तरह आपको क्लास इंटरवल ना देके इस तरह के आंकड़े आपको दे दिया गया, ठीक है। और विद्यार्थियों की संख्या जो आपको दी गई, वो विद्यार्थियों की संख्या दी गई 10 से कम 5, 20 से कम 8, 30 से कम 12, 40 से कम 15, 50 से कम 18, 60 से कम 22, 70 से कम 29, 80 से कम 38, 90 से कम 45 और 100 से कम 53। इस तरह से ये आंकड़े आपको दिए गए, ठीक है। अब ये तालिका का आपसे कहा कि मीन बता दो भाई, इस तालिका से आप मीन बता दो, मीन बता दो इस तालिका का, ठीक है। तो मीन तो आप बता नहीं सकते, क्लास इंटरवल दिया नहीं है। तो पहले ये जो आंकड़े हैं इनको क्लास इंटरवल में चेंज करोगे। अब क्लास इंटरवल में चेंज करने का मतलब, अगर से कम की बात है तो मतलब अपर लिमिट दिया गया। तो इस इंटरवल में ध्यान से देखें, 10 से कम तो मतलब 10 इसकी अपर लिमिट है, 20 से कम तो इस इंटरवल में 20 अपर लिमिट है, 30 से कम तो इस इंटरवल में 30 अपर लिमिट है, 40 से कम तो इस इंटरवल में 40 अपर लिमिट है, 50 से कम मतलब अपर लिमिट सबकी दी गई है। तो इसका जब हम क्लास इंटरवल बनाएंगे, तो क्लास इंटरवल बनाएंगे तो आप देखें 10-10 का अंतराल है, तो पहला क्लास इंटरवल 10 इसकी अपर लिमिट है तो 0 से मान लेते हैं, 0 से कम तो कोई पाएगा नहीं, तो पहला क्लास इंटरवल 0 से 10 हो जाएगा, दूसरा 10 से 20 हो जाएगा, तीसरा 20 से 30 हो जाएगा, चौथा 30 से 40 हो जाएगा, पांचवा 40 से 50 हो जाएगा, छठवां 50 से 60, फिर आपका 60 से 70, फिर 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। इस तरह के आपके 10 इंटरवल बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह के आपके 10 इंटरवल बन जाएंगे। आपने क्लास इंटरवल बना लिया भाई, क्लास इंटरवल आपने बना लिया। अब क्लास इंटरवल जब आप बना लोगे तो फिर विद्यार्थियों की संख्या चेंज होगी। विद्यार्थियों की संख्या को जो आप बनाओगे, जिसे आप फ्रीक्वेंसी बोल रहे हो, ये चेंज होगी। इसका बात सुनो। अब देखें 10 से कम 5 हैं, है ना, तो 10 से कम है तो 0 से 10 इंटरवल का मतलब 0 और 10 के बीच में है, 10 नहीं है, 0 और 10 के बीच में। हम लोगों ने जब क्लास इंटरवल पढ़ा था तो ये कहा गया था कि अपर लिमिट किसी भी क्लास इंटरवल में काउंट नहीं होती है, लोअर लिमिट काउंट होती है ना। तो लोअर लिमिट 0 काउंट होगी लेकिन 10 काउंट नहीं होगा, मतलब 0 से 10 के बीच में ही रहेगा। तो 10 से कम जितने भी विद्यार्थी हैं वो 0 से 10 के क्लास इंटरवल में आ जाएंगे। तो 5 हैं भाई। अब 20 से कम कितने हैं? 8 हैं। अब 20 से कम में 2 इंटरवल पड़ता है, 20 से कम में 2 इंटरवल पड़ता है, एक तो 10 से 20 के बीच में और एक 0 से 10 के बीच में, है ना। ये टोटल ना पड़ा भाई, टोटल 20 से कम हो गया तो 2 इंटरवल, एक इंटरवल आपने निकाल लिया है तो दूसरा टोटल 8 है, तो इसमें से 5 पहले इंटरवल में चले गए तो बचे 3 जो 10 से 20 के बीच में आ जाएंगे, ठीक है। अब 30 से कम, फिर वही बात, 30 से कम आपका है 12, जिसमें से आप 20 से कम वाला इंटरवल निकाल दिए हो, तो 20 से कम वाले इंटरवल कितने हैं? 8, तो 12 में से 8 आप घटा दो तो 4 आपके बच गए 20 से 30 के इंटरवल के बीच में। अब देखें 40 से कम, 40 से कम में 30 से 40 के बीच में, और 30 से कम वाला ये 12 संख्या है। अब 15 में से 12 आप घटाओ
तो 3 आपके बच जाएंगे भाई 30 से 40 के बीच में। ठीक है, अब 40 से 50 के बीच में, 40 से 50 के बीच में तो आप देखें टोटल 50 से कम कितने हैं 18। अब 40 से कम कितना आपने निकाल चुका है 15, 15 की बात आप कर चुके हो, तो बचे कितने 3। अब 60 से कम, तो 60 से कम आपकी टोटल संख्या कितनी 22। 50 से कम आप निकाल चुके हो, तो 18 निकालो 22 में से, 4 बचे। अब 70 से कम टोटल 29 है, 22 की बात आप कर चुके हो, तो 22 घटा दो इसमें से, 7 बचे। फिर 80 से कम टोटल संख्या 38, 29 की बात कर चुके हो, तो 38 में से 29 आप घटाओगे तो 9 बच जाएगा। अब जब आप 90 से कम की बात करोगे तो टोटल संख्या है 45 और 38 की बात आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो 38 घटा दोगे इसमें से, तो 38 जब आप घटाओगे तो 7 बचेगा 90 और 80 और 90 के बीच के इंटरवल में। और 100 से कम टोटल 53 थे, जिसमें से 45 की बात आप कर चुके हो, तो बाकी बचा कितना आपका 8 बचा, है ना। तो टोटल इस तरह से आप बना लोगे एक ऐसी तालिका जिसमें क्लास इंटरवल होगा और जिसमें फ्रीक्वेंसी सभी इंटरवल की अलग अलग होगी। यहां सबकी फ्रीक्वेंसी एक साथ थी और यहां पर सभी इंटरवल की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। ठीक है, अब ये जो आपको तालिका मिल गई, इस तालिका का आप मीन निकाल सकते हो। ठीक है, कोई भी मेथड यूज करके अब इसका मीन आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो भाई एक चीज और हो सकता था, एक चीज और हो सकने का मतलब यह है कि यह तालिका 0 से कम, मतलब अपर लिमिट है तो उससे कम की बात करता है, अगर लोअर लिमिट से करता तो उससे ज्यादा की बात करता है। ये 0 से ज्यादा भी कर सकता था, 10 से ज्यादा, 20 से ज्यादा, 30 से ज्यादा, 40 से ज्यादा, 50 से ज्यादा, 60 से ज्यादा, 70 से अधिक, 80 से अधिक और 90 से अधिक। ठीक है, तो इस तरह से भी ये दे सकता है, से कम से ज्यादा। अपर लिमिट जब देगा तो से कम की बात करेगा और लोअर लिमिट जब देगा तो से ज्यादा की बात करेगा, से अधिक की बात करेगा। अब अगर हमको इसी तालिका से अधिक वाले बात करनी है तो हम पहले वाले को क्या करेंगे 0 से अधिक, दूसरे को क्या कहेंगे 10 से अधिक, तीसरे को क्या कहेंगे 20 से अधिक, चौथी के क्या कहेंगे 30 से अधिक, इस तरह से करेंगे। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये नीचे से आ जाएगी, तो 0 से अधिक टोटल कितने हो जाएंगे 53 और 10 से अधिक 55, 20 से अधिक 38, 30 से अधिक 29, इस तरह से फ्रीक्वेंसी उलट जाएगी। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा कि अगर हमको मीन निकालना है तो मीन तो हम 3 मेथड से निकालते हैं, तीनों मेथड हम लोगों ने सीखे थे। पहला मेथड हम लोगों ने सीखा था डायरेक्ट मेथड, दूसरा हम लोगों ने सीखा था एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा मेथड हम लोगों ने सीखा था स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन हम लोगों ने यह कहा था कि जो क्लास इंटरवल होगा हम ग्रुप्ड डाटा का ही मीन निकालेंगे। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ों का ही मीन निकालेंगे। वर्गीकृत आंकड़ों में क्लास इंटरवल दिया होगा, वर्ग अंतराल दिया होगा। वर्ग अंतराल कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर वर्ग अंतराल कंटिन्यूअस नहीं है तो पहला काम यह करना है कि हमें उसे कंटिन्यूअस बनाना है। दूसरी बात यह हो सकती है कि कभी कभी आपको क्लास इंटरवल दिए ही ना हो, डाटा ऐसे दिए हो से कम करके या से ज्यादा करके, तो फिर उसके क्लास इंटरवल आपको बनाने पड़ेंगे, फिर आपको उसका मीन निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का मीन आप निकालिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।